हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। और आज की क्लास में लेकर आई हूँ अपना अपना भाग्य कहानी से, जो कि जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है और 1931 में ये कहानी लिखी गई थी। बहुत ही हर कहानी हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है। किसी न किसी कहानी में कोई ना कोई दुख का पड़ाव जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक छोटे से लड़के की कहानी है, 10 साल के लड़के की। तो जैनेंद्र जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से एक लड़के की व्यथा को इस कहानी में बताया है। तो लास्ट क्लास में चीफ की दावत जो कहानी है उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों की अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इन्हीं कहानियों में से क्वेश्चन बनने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, या कोई भी सेट एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट का तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। हरियाणा प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कहानी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे लाइन टू लाइन मैंने इसमें कवर किए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी कब लिखी गई थी? तो ये 1931 में लिखी गई थी। सन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी रचना का। कई बार मैचिंग में पूछ लिया जाता है, कई बार जो भी राइटर हमारे सिलेबस में है उनकी अन्य जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण वो भी पूछ ली जाती हैं। तो कहानी कंप्लीट करने के बाद हम जो भी हमारी ये राइटर लगे हुए हैं इनकी जो अन्य रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो 1931 में ये लिखी गई थी, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक कहानी का। कई बार कहानी संग्रह पूछ लिए जाते हैं या मैचिंग में आ सकता है क्वेश्चन। तो कहानी संग्रह वातायन 1931 में ये कहानी संकलित है, अपना अपना भाग्य वातायन कहानी संग्रह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये कहानी संग्रह है वातायन। और अब बात आई है कि पत्रिका की। तो सबसे पहले ये 1929 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपको इसको भी मार्क कर लेना है, विशाल भारत में 1929 में, और वातायन कहानी संग्रह में 1931 में ये संकलित है। तो नेक्स्ट है, अपना अपना भाग्य कहानी वातायन कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ शामिल हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? तो अपना अपना भाग्य कहानी वातायन कहानी संग्रह में संकलित है और उसमें जो कुल कहानियां हैं उसकी संख्या है 13। तो 13 कहानियां संकलित हैं कुल इसमें वातायन कहानी संग्रह में। तो सबसे पहली जो कहानी है फोटोग्राफी है, खेल है, चोरी, अपना अपना भाग्य हमारे सिलेबस में ही लगी हुई है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और अंधे का भेद, दिल्ली में आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित और तमाशा और भाभी, ये सब कहानियां हैं इम्पोर्टेंट, जैनेंद्र जी की ही हैं ये। इनके ऊपर भी आपको नज़र डालनी है, ज़रूर आप इनको याद कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो 4-5 तो ज़रूर याद करनी चाहिए, स्टार्टिंग की और एंड की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था और इनका पूरा नाम था जैनेंद्र कुमार जैन। जैनेंद्र कुमार जी का निधन कब हुआ था? तो जैनेंद्र कुमार जी का निधन हुआ था 1988 में। तो अपना अपना भाग्य कहानी किस विषय पर केंद्रित कहानी है? तो इस कहानी का जो मुख्य विषय है वो एक अत्यंत ही मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है, जो समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, वर्ग भेद और संवेदनहीनता पर तीखा व्यंग्य करती है। यानी सब समाज के अंदर जो आर्थिक विषमता है, यानी कोई गरीब है कोई अमीर है और उस कारण समाज में जो असमानता है उसी को दर्शाया गया है। और एक गरीब भूखे लड़के की कहानी है ये, जो कि आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जब हमें पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा। तो एक 10 वर्ष के लड़के की कैसे मौत हो जाती है भूख के कारण और गरीबी के कारण, तो वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो अत्यंत ही हृदय को स्पर्श करने वाली मार्मिक कहानी है, एक यथार्थवादी कहानी है, यानी एक सच्ची घटना जो कि समाज दुनिया में अभी भी चल रहा है। ये कहानी तो 1931 में लिखी गई थी लेखक के द्वारा, लेकिन आज भी वही स्थिति हमारे समाज के कई हिस्सों में फैली हुई है और ऐसे ही बहुत सारे गरीब बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसीलिए इस कहानी को आप आसानी से समझ भी जाएंगे और जो हमारे समाज की एक व्यथा है जो आज भी चल रही है, तो ये कहानी में लेखक ने दिखाने की कोशिश की है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं, कौन कौन से हैं। तो एक गरीब पहाड़ी लड़का है सबसे पहले मुख्य पात्र, क्योंकि कहानी के अंदर लेखक और उसके मित्र तो बहुत थे, लेकिन इस गरीब लड़के के कारण ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो सबसे मुख्य पात्र इसका ये पहाड़ी बालक ही था। कहानीकार था इसमें, लेखक है और उसके लेखक के मित्र हैं, तो ये ही मुख्य भूमिका में रहते हैं। तो कहानी जिस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और ये नैनीताल के परिवेश की कहानी है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यह कहानी किस परिवेश की कहानी है, नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्र की कहानी ये लिखी गई है। तो अपना अपना भाग्य कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती है। तो सबसे पहले जो लाइन हमारी स्टार्ट होती है कहानी की, कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पंक्ति देकर पूछ लिया जाए कि ये कौन सी कहानी है। तो बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे को एक बेंच पर बैठ गए थे और नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। तो ये हमारी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं, आप इसको जरूर मार्क करके रखेंगे। तो लेखक इसमें सारी कहानी को बताता है। लेखक और उसके दोस्त नैनीताल में घूमने के लिए गए हुए हैं, और नैनीताल जैसा कि हम सोच सकते हैं इस कहानी के अंदर, जैसे ठंड का जो भी वातावरण के बारे में बताया गया है, तो ठंडे इलाके के बारे में बताया। नैनीताल में जब बर्फबारी होती है या ठंड का मौसम जब आता है, तो उसी के बारे में जो लेखक होता है अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जाता है और बाहर वो बेंच पर बैठ के सारा नज़ारा देखते हैं। तो उस नज़ारे का ही यहाँ पर वो उल्लेख करता है, सर्दी का ठंडी सर्दियों का वो उल्लेख करता है। और बहुत सारे, जैसे कि नैनीताल के अंदर बहुत सारे अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के बच्चे भी दिखाई देते हैं, तो वो सारी चीज़ों को वर्णन कर रहा होता है खुद कहानीकार और लेखक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में किस शहर की संध्या की बात हो रही थी। तो नैनीताल में संध्या के समय की बात चल रही थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये ठंडे मौसम की कहानी है, नैनीताल के शहर की कहानी है। एक कहानी हम पढ़ चुके हैं परिंदे, उसके अंदर शिमला में ठंडे मौसम की बात की गई है। तो दोनों में कन्फ्यूजन ना रखें। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि जो अपना अपना भाग्य है वो नैनीताल के ठंडे मौसम की और वातावरण की कहानी है, और जो परिंदे हैं वो शिमला के ठंडे मौसम की कहानी है। तो क्योंकि कई बार पंक्तियाँ ली जाएंगी, तो हमें इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बना के रखना है कि ये किस परिवेश की कहानी, इसके अंदर कौन सा मुख्य विषय है और उसमें कौन सा मुख्य विषय था। तो लेखक और उसके मित्र जहाँ बैठे थे उनके पीछे कौन सा मैदान था। तो पोलो का मैदान था जहाँ पर वो बेंच पर बैठे थे वहाँ पर। तो लेखक लोग जहाँ पर बैठे थे उनके सामने क्या था। तो अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ पर रसीला बाजा, सुहावना बाजा बज रहा था। तो प्रमोद गृह क्या होता है, प्रमोद का मतलब जैसे कि हम सोच सकते हैं कि इसका मीनिंग होता है खुशी, और खुशी और आनंद और मनोरंजन का स्थान था जहाँ पर वो अंग्रेज लोग खुशी मनाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किश्तियाँ ताल में कितने यात्रियों को ले जा रही थी। तो आसपास ताल था, यानी ताल की तालाब जिसमें किश्तियाँ नाव चल रही थी। तो एक दो अंग्रेज यात्रियों को वो इधर से उधर घुमा रही थी, क्योंकि अंग्रेज भी थे वहाँ पर, अंग्रेजों के बच्चे थे, उनके माता पिता थे। और हम जैसा कि सोच सकते हैं अभी 2025 के अंदर ही शायद जून के एग्ज़ाम में इससे पंक्तियाँ भी आ चुकी हैं कि जो गरीब अंग्रेजों के बच्चे थे उनकी आंखों का रंग कैसा था। तो उसमें आया था, तो उनकी आंखों का रंग पीला था, पीली पीली आंखों वाले अंग्रेजों के बच्चे थे। तो वो पंक्ति पूछी जाती है जिनको हम इंपॉर्टेंट पंक्तियों में कवर करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक दो अंग्रेजों को इधर उधर वो घुमा रहे थे तालाब में, नाव में बैठाकर कश्तियों के अंदर। पीछे पोलो लोन में बच्चे क्या खेल रहे थे। तो जो लोन था पीछे पोलो का, उसके अंदर बच्चे हॉकी खेल रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें हॉकी खेल की भी बात की गई है। तो घोड़े कैसे सजे हुए थे, तो उनको चिथड़ों से सजा रखा था, घोड़े थे वहाँ पर। और नेक्स्ट है, अंग्रेजों के बच्चे कैसे थे, उनकी आंखें कैसी थी। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिया है। तो लाल लाल बच्चे थे, यानी उनका जो चेहरा था उसका रंग तो लाल लाल नजर आता था, और उनकी आंखें पीली पीली थी। तो ये आपको जरूर मार्क करके रखना है, तो कई बार रिपीट हो जाए, क्योंकि PYQ बन चुका है, तो ये लाजमी है कि ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो अंग्रेजों के अलावा और कौन थे वहाँ पर। तो अंग्रेजों के अलावा जो लेखक ने वहाँ पर देखा वो उसी का वर्णन कर रहा है। तो हिंदुस्तानी नौनिहाल थे, यानी कि हिंदुस्तानी बच्चे भी थे, अंग्रेज पिता थे वहाँ पर, पितृदेव भी थे, पितृदेव यानी कि भारतीय पिता भी थे।
और अंग्रेजी पिता भी थे, अंग्रेजों के बच्चे थे। और अंग्रेजी रमणियाँ थी। अंग्रेजी रमणियाँ यानी अंग्रेजों की स्त्रियाँ भी थी, उनकी पत्नियाँ, उनकी बहन बेटियाँ भी थी और हमारी भारत की कुल लक्ष्मी भी थी, जो उन्होंने वहाँ का दृश्य दिखाया है, हमें कहानी के जरिए बताया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान करके रखना है। जैसा कहानी प्रस्तुत की जाती है तो वहाँ पर आसपास का जो दृश्य दिखाया गया है उसमें ये लोग मौजूद थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किनके ओवरकोट भीग गए थे? लेखक और उसके मित्रों को, जो कि वहां पर बेंच पर बैठे हुए थे। नैनीताल की शाम की सर्दी की जो बात चल रही थी और लेखक और उसके मित्रों के टन टन की आवाज कितनी बार बजी थी? तो 11 बार टन टन हो उठा था उनके आसपास। जब रात का समय होता है, शायद वहां पर कोई ऐसा घंटा बजा हो, जैसे कि उस टाइम पे किसी भी मनुष्य को बाहर नहीं रहना है, क्योंकि रात की सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी और बर्फबारी होने लगती थी और पानी टपकने लगता था और कोहरा हो जाता था, जैसे भी मैंने कहानी पढ़ी है। तो शायद ये 11 बार घंटा जो बजा, तो सभी को ये अलर्ट करने के लिए था कि सब अपने अपने घरों में चले जाएं और कोई भी बाहर ना बचे, क्योंकि बाहर सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि किसी की मौत भी हो सकती थी। तो लेखक व मित्र कहाँ चल दिए थे? तो जैसे ही वो घंटा बजा 11 बार, तो लेखक और उसके जो मित्र थे वो होटल की तरफ चल दिए थे, अपने होटल की तरफ, क्योंकि वो घूमने के लिए आए थे, जैसा कि कहानी में पता चलता है। तो रास्ते में किनका होटल मिला उनको? तो उसके जो लेखक है उसके 2 मित्रों का होटल मिला था। तो कौन मित्र छुट्टी लेकर चले गए थे? तो दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर ऊपर होटल में चले गए थे उनसे बातचीत करने की के दौरान। तो लेखक है यहाँ पर और लेखक के साथ उसका मित्र है और 2 मित्र और जो अलग होटल में रहते थे, वकील मित्र थे उसके। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पात्र में, अन्य पात्र में पूछ लिया जाए। एक लेखक था, उसके उसके मित्र था उसके साथ, और 2 मित्र उनके वकील अलग होटल में ठहरे हुए थे। तो लेखक के कुल कितने मित्र थे? तो 3 मित्र थे, एक लेखक था, 2 वकील थे जो अलग होटल में थे और एक लेखक था। तो ये कुल मिला के 4 मित्र थे, एक लेखक के साथ था। तो लेखक व उसके मित्र रात को कितने बजे लोहे की बेंच पे बैठे थे? तो वो जो वकील थे वो तो अपने होटल में चले गए थे, लेकिन जो लेखक था और उसका मित्र, उसके अन्य जो मित्र थे और भी शायद वहाँ से मिले थे, क्योंकि कई मित्रों की बात की गई है। और जो वकील थे वो चले गए थे, लेकिन लेखक और उसके मित्र रात के 1 बजे तालाब के किनारे बेंच पर बैठ गए थे, फिर से वो सर्दी का नज़ारा लेने के लिए, क्योंकि वो घूमने के लिए आए थे और जो घूमने के लिए आता है वो सोचता है कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घूमें और जो भी स्नो होती है, बर्फ़ होती है, उसको हम पिक्चर क्लिक करें। तो शायद इसी तरह वो उस मौसम का नज़ारा लेने के लिए रात के 1 बजे, अदरवाइज़ रात के 1 बजे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन वो घूमने आए थे तो इसलिए शायद वो हर एक मौसम को वहाँ देखना चाहते थे। तो लेखक को बैठे कितना टाइम हो गया था? तो 5, 10, 15 मिनट हो गए थे। वहाँ पर सब मित्रों के कहने पर वो आ गया था। वो तो चाहता था कि अपने होटल में जाके अपने गर्म कंबल में हम गर्म हो जाएं सर्दी से बचने के लिए, लेकिन अपने दोस्तों के आगे उसकी एक ना चली थी और वो सब मिलके आ चुके थे, वहाँ पर बैठे थे। तो सभी को अचानक क्या दिखाई पड़ा? जब वो रात को 1 बजे बेंच पे बैठे थे तो उनको क्या दिखाई पड़ा? एक काली सी सूरत 3 गज की दूरी से एक लड़का दिख पड़ा था उनको अचानक। तो उसी लड़के की बात स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, जिस लड़के पे ये कहानी लिखी गई है, जिसको केंद्र बिंदु बनाया गया है कहानी में कि अपना अपना भाग्य, जैसा इसका शीर्षक है वो पूरा खरा उतरता है इस बच्चे के कारण ही। तो दूर से ही बैठे बैठे उनको एक काली सी सूरत, उसी 10 साल के लड़के की सूरत उनको नजर आती है 3 गज की दूरी से। तो लड़के ने कैसी कमीज पहनी थी? वो लड़के ने मैली सी कमीज पहनी थी और लेखक ने जैसा उसका उल्लेख किया वो गोरे रंग का था, लेकिन मैल के कारण उसका चेहरा काला पड़ गया था और वो बिल्कुल ही एक मैली सी कमीज पहने हुए था इतनी सर्दी के अंदर। तो यहीं से पता चलता है कि वो बेहद ही गरीब लड़का था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लड़का कितने साल का दिखाई पड़ता था? तो लड़के की जो उम्र थी वो थी 10 बरस। तो 10 साल का लड़का था वो। अपना अपना भाग्य कहानी के अंदर आपको इसको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो लड़के के माँ बाप कहाँ रहते थे? तो जैसे ही वो लेखक और उसके मित्रों की तरफ बढ़ता है वो उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि तू इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रहा है? तो फिर वो उसके बारे में पूछते हैं, तू कहाँ से आया है? तो वो कहता कि तेरे माँ बाप, कहते लड़के के माँ बाप क्या कर कहाँ पर रहते थे?
15 कोस दूर गांव में रहते थे। यानी कि वो नैनीताल की बात चल रही थी और नैनीताल से ही 15 कोस दूर का एक कोई गांव था। गांव का नाम इसमें मेंशन नहीं किया है। तो 15 कोस किसी गांव में उसके माँ बाप रहते थे। तो लड़के के कितने भाई बहन थे? तो लड़के के कई छोटे भाई बहन थे। ये भी आपको रखना है ध्यान, किन किन पात्रों की इसमें जिक्र हुआ है। जो अन्य पात्र में आ जाएंगे ये सभी उसके माँ बाप भी थे, उसके कई छोटे भाई बहन भी थे, जैसे कि लेखक उससे बातचीत करते हैं तब। तो लड़का नैनीताल किसके साथ आया था? तो ये सब लेखक पूछते हैं। जब उस 10 साल के लड़के के बच्चे को वहां से गुजरते हुए देखते हैं तो उससे बातचीत करने लग जाते हैं लेखक और उसके मित्र। तो लड़का नैनीताल में किसके साथ आया था? वह अपने एक और साथी के साथ आया था, भाग के अपने गांव से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लड़के का साथी कहाँ था उस समय? क्योंकि वो अकेला ही था। तो जैसे ही लेखक उससे बात करता है, लड़के का साथी वो बताता है कि मर गया। लड़के का साथी मर गया था क्योंकि वो अकेला ही घूम रहा था उस गहरी रात को, सर्द भरी रात में। तो लड़के के साथी को किसने मारा था? तो वो पूछते रहते हैं उससे सारी बातें, उनकी बातों का जवाब ही दे रहा है वो यहाँ पर कि हाँ साहब ने मारा और वो मर गया। यानी साहब मतलब कि वो वहाँ पर गरीबी थी तो शायद काम करने के लिए काम पे लगे थे। किसी साहब ने उसको मारा और वो उसका साथी था, जो दोस्त था, वो मर गया, जो गांव से भागकर उसके साथ आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक व उसके मित्र लड़के को कहाँ ले गए थे? तो लड़के से बात करते करते वो कहते हैं कि क्या काम करेगा तू? फिर कहता कि हाँ। फिर वो अपने जो वकील मित्र थे अलग होटल में, उनको एक नौकर की ज़रूरत थी तो वो उस लड़के को वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। तो लेखक व उसके मित्र लड़के को कहाँ ले गए? अपने वकील दोस्तों के होटल में, कि उन्हें नौकर की ज़रूरत थी तो उनके लिए एक नौकर ढूंढ लाए थे। तो वकील दोस्त कहाँ से आए थे? तो होटल के ऊपर के कमरे में उतर आए थे और उन्होंने कश्मीर दोसाला लपेटे हुए थे और मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। तो ये उस समय की बात है जब वो लड़के को लेकर अपने वकील जो दोस्त थे उनके होटल में चले गए थे और नौकर के बारे में बताने लगे थे कि हम तुम्हारे लिए एक नौकर लेकर आए हैं। तो वकील दोस्त को कौन नौकर की ज़रूरत के बारे में कहता है? तो लेखक कहता है कि तुम्हें नौकर की ज़रूरत थी, तुम्हारे लिए नौकर लेकर आए हैं। लेखक किस नौकर की बात करता है? उस गरीब 10 साल के लड़के की। वकील दोस्त नौकर के बारे में क्या कहते हैं? कि पहाड़ी लड़के शैतान होते हैं, क्या पता कब पैसे लेकर चंपत हो जाएं। तो वकील दोस्त वहाँ के लड़कों के बारे में शायद जानता था या शायद उसके साथ ऐसा कुछ हो चुका था। तो वो कहता कि ये जो पहाड़ी लड़के हैं बड़े शैतान होते हैं और ये पैसों को लेकर चंपत हो जाते हैं, तो इनको भोला मत समझो तुम। तो लेखक को कहते हैं वकील दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील जिस होटल रूम में ठहरे थे उसका किराया कितना था? तो 4 रुपये रोज का किराया था। वकील जो उसके दोस्त होटल में ठहरे थे तो 4 रुपये, याद रखना है आपको कि 4 रुपये रोज किराया देते थे वो होटल में ठहरने का। और कमरे में सजी मसहरी पर सोने चले गए थे वो झटपट अपने लेखक मित्र की बात सुनने के बाद। मसहरी यानी कि वहाँ पर शायद कश्मीरी कोई गर्म मसहरी होगी जिसके ऊपर वो सोने गए थे, जो गर्म होगी सर्दी से बचाने के लिए। तो लड़के को कुछ देने के लिए कौन अपनी जेब टटोलने लगा था? तो लेखक का मित्र अपनी जेब को टटोलने लगा था, शायद उसकी मदद के लिए या उसको खाने के लिए कुछ देना चाहता था, कुछ पैसे से उसकी मदद करना चाहता था। तो लेखक के मित्र की जेब से कितने के नोट निकले थे? तो उस लड़के को कुछ खाने को देना चाहता था पर 10-10 के नोट थे उसकी जेब में, तो उसे कम पैसे थे ही नहीं। तो वो अंग्रेजी में आपस में बात करने लगे दोनों मित्र कि उनकी जेब में 10-10 के नोट थे। फिर उसका जो लेखक मित्र है, लेखक ने कितने पैसे लड़के को देने को कहा। तो दोनों ने अपनी जेब चेक कर ली थी तो 10-10 के नोट ही दोनों की पॉकेट के अंदर थे। तो लेखक बाद में कहता है कि 10 का ही नोट दे देते हैं इस लड़के को। तो बाद में बात होती है कि लड़के को पैसे देने से किसने मना किया? लेखक के मित्र ने मना कर दिया। तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो कहता है कि अगर 10 रुपये लड़के को दे दिए तो हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो होटल में रहते थे और होटल में डेली का अच्छा खासा खर्च लगता था। जैसे 1931 की ये कहानी है, तो यानी 100 रुपये उस टाइम, 10 रुपये उस टाइम पे 1000 के बराबर होते होंगे, क्योंकि जब 4 रुपये होटल का किराया है तो 10 रुपये तो शायद 1000 के बराबर ही हों। तो इसलिए उसके लेखक ने, मित्र ने उसको मना कर दिया क्योंकि उनका बजट गड़बड़ा जाता इसलिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
जब दोनों दोस्त बात कर चुके हैं और 10-10 के नोट दोनों की जेब में थे, तो उन्होंने आपस में देने से मना कर दिया और वो सारी बातें इंग्लिश में, अंग्रेजी में ही बोल-बोल के कर रहे थे ताकि लड़के को समझ में ना आए। तो फिर वो लड़के आपस में कहते हैं, लड़के को कहाँ मिलने को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि होटल डी पब में कल 10 बजे मिलने आ जाना हमसे। तो वो लड़के को काम दिलाने के लिए कहते हैं कि कल आ जाना होटल डी पब में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, होटल डी पब में लड़के को 10 बजे बुलाया था। तो लड़का कहाँ सोने की बात करता है, फिर वो कहते कि कहाँ जाएगा अब इतनी रात को, कहाँ सोने की बात करता है। तो कहता कि बेंच पर सो जाऊंगा, या किसी पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, या किसी दुकान की भट्टी में सो जाऊंगा। तो वो पूछते हैं उससे, तो फिर वो जवाब देता है कि कहीं भी सो जाएगा, क्योंकि उसका घर तो था ही नहीं और शायद उसके साहब ने उसको काम से भी निकाल दिया था। तो दूसरे दिन होटल डी पब में कौन नहीं आता है, तो लड़का नहीं आता है नेक्स्ट डे पर। तो पिछली रात कौन सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया था, तो वो एक पहाड़ी बालक जो रात को उनके पास था, वो 10 बरस का बालक वो मर चुका था। तो उसी रात जब उन्होंने अलविदा कहा, उसके लेखक ने और उसके मित्रों ने, उसी रात को वह ठिठुर कर मर गया था, क्योंकि वो एक मैली सी कमीज पहने था। जब वो कमीज में कैसे उसकी ठंड रुकती, साथ में वो ऊपर से वो भूखा भी था और उसको रात में कोई मदद मिल भी नहीं पाई थी, किसी ने उसको खाना नहीं दिया था। तो वो भूख से और सर्दी से ठिठुर कर मर गया था। तो एक पहाड़ लड़के ने कैसी कमीज पहनी थी, तो लड़के ने काले चिथड़ों की कमीज पहनी थी। तो जब आसपास के लोग बताते हैं कि कल रात को एक लड़का मरा हुआ मिला है, तो उसने काले चिथड़ों की कमीज पहनी हुई थी। तो लड़के के शरीर पर कफन किसने डाल दिया था, तो लड़का गरीब था, हम जैसे कि देख रहे हैं, उसके माँ बाप भी गांव में थे और उसका जो एक मित्र साथी था वो भी मर चुका था। तो प्रकृति ने सफ़ेद ठंडे कफन का जैसे प्रबंध कर दिया था, तो प्रकृति ने ही उसे सफ़ेद कफन से ढक दिया था। तो अपना अपना भाग्य कहानी के अन्य पात्र कौन कौन से हैं, तो लेखक और उसका मित्र और 2 वकील मित्र और 10 साल का एक पहाड़ी लड़का और लड़के का एक साथी था। लड़के के साथी को मारने वाला साहब साहब का नाम आया है और लड़के के माँ बाप का नाम आया है और छोटे भाई बहन का नाम इस कहानी में आया है। तो ये हमारे अन्य पात्र भी हो गए हैं, जितने भी इसमें कहानी के दौरान आए थे मैंने सबको इसमें मेंशन कर दिया है। एक वो लड़का जिसके पास वो लड़का काम करता था, एक वो साहब जो उसके साथी को जिसने मार दिया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी में किन शहरों का जिक्र हुआ है, तो अपना अपना भाग्य कहानी में नैनीताल का जिक्र हुआ, ये उत्तराखंड में है और भारत का जिक्र हुआ है, क्योंकि इस कहानी के अंदर भारतीय लोगों की बातचीत की गई है, अंग्रेजों की बात की गई है, अंग्रेजों की स्त्रियों की और भारतीय स्त्रियों की बात की गई है, और लेखक के मित्र तो इस कहानी में मुख्य भूमिका में थे ही। तो लड़का कल कहाँ सोया था, तो ये जो क्वेश्चन थे बीच में छूट गए थे, तो मैंने यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया है। तो लड़का कल कहाँ सोया था, तो लड़का जब उनको मिलता है तो ये 2-4 क्वेश्चन और उनसे पूछते हैं, तो ये भी मैंने मेंशन इसमें कर दिए हैं। तो लड़का जब जिंदा था उनसे मिला था, तो कहता कि तुम कल रात कहाँ सोए थे, तो वो कहता है कि दुकान पर। तो दुकान से नौकरी से उसे किसने हटा दिया था, दुकान से किसको नौकरी से हटा दिया था, उस लड़के को दुकान से नौकरी से हटा दिया था, इसलिए वो दर दर भटक रहा था और भूखा और प्यासा था। और दुकान पर नौकरी के बदले उसको क्या मिलता था, जो जिस दुकान पर वो काम करता था तो वहाँ पर क्या मिलता था उसको, तो सब काम करने के बाद उसको 1 रुपया और झूठा खाना मिलता था। तो ये आपको जरूर याद रखना है, 1 रुपया मिलता था उसको बदले में। तो लड़के से उम्र में कौन बड़ा था, तो उसका जो साथी गांव से भाग कर आया था वो उससे उम्र में बड़ा था। तो यहाँ पर हमारे 58 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इतनी ही इसमें बातचीत थी कहानी में, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इस कहानी से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, पंक्तियाँ भी इसमें से पूछी जा चुकी हैं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी पंक्तियों पर, क्योंकि कहानी छोटी थी और पंक्तियाँ भी कोई 22 के करीब हैं, तो मैं इसी क्लास में उनको कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, अब साथ में ही हम इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ कहानी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगी और अब इसकी जो पंक्तियां पढ़ने के बाद ये कहानी बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगी और आप कभी भूलोगे नहीं। तो सबसे पहली जो पंक्ति है इस कहानी की,
जिस लाइन से ये शुरू होती है, पहला पैराग्राफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बाई चांस पूछ लिया जाए तो। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए थे और नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। तो ये लेखक की पंक्तियाँ और उसके मित्रों के, क्योंकि वो नैनीताल घूमने के लिए आए हैं और नैनीताल में आसपास का कैसा माहौल था तो उसी को उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहाना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था और वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। तो ये वाली जो पंक्ति है ये हमारे 2024 में नेट एग्जाम में आ चुकी है, ये पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो पोलो का मैदान आपको याद रखना है। अपना अपना भाग्य कहानी में नैनीताल की परिवेश की कहानी में आया है जहाँ पर अंग्रेज खेलते थे और पोलो के मैदान में बच्चे हॉकी खेल रहे थे, ध्यान रखना है आपको। और वहाँ पर एक प्रमोद गृह था, प्रमोद गृह यानी अंग्रेज जहाँ पर अपनी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, शायद वहाँ पर खुशी और आनंद का माहौल होता है। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े हुए पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल में भी थे। तो 2025 के नेट एग्जाम में ये भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद कि बच्चों की जो आंखें थी वो कैसी थी, तो पीली पीली आंखों वाले बच्चे थे लेकिन उसका चेहरा लाल लाल रंग का था और वो अंग्रेजों के बच्चे थे और वहाँ पर हिंदुस्तानी बच्चे भी थे, नौनिहाल भी यानी कि बच्चे हिंदुस्तानी बच्चे भी थे। तो आपको ध्यान रखना है, अपना अपना भाग्य कहानी की ये पंक्तियाँ हैं और लेखक के द्वारा कही गई है और नैनीताल का यहाँ पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पंक्ति है, हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती हुई संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी और धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। तो लेखक ने वहां पर क्या देखा कि आसपास की जो भारतीय स्त्री थी वो बिल्कुल ही डरी हुई, सहमी हुई और अपने कपड़ों को बचाती हुई अपनी साड़ी में और अपने सर को झुकाकर सड़क के किनारे किनारे पर चलती हुई उसको नजर आई। तो भारतीय स्त्री का बिल्कुल उसने वर्णन किया है जिस टाइम लेखक ने वहाँ पर स्त्री को देखा था। तो आप इसको पहचान जाएंगे। तो ये कहानी अपना अपना भाग्य है और लेखक के द्वारा एक भारतीय स्त्री के बारे में बताया गया है जो सड़क के किनारे किनारे चली जा रही थी। तो नेक्स्ट है कि मानो भारत भूमि को इस अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने में उसको अधिकार मिला है। तो ये उस टाइम की बात है जब वो अंग्रेजों के बारे में बात करता है और हमारी भारतीय औरतों के बारे में बात करता है, लेकिन जो अंग्रेजों की औरतें थी वो फुल कॉन्फिडेंस में थी, वो जैसे कुछ भी कर सकती थी, वो घोड़ों को चला सकती थी वो और घोड़ों को यानी कोड़े भी मार सकती थी वो, और भारतीय स्त्री जैसे कि लोक लाज से बिल्कुल डरी सी सहमी सी चली जा रही थी। तो उस टाइम पे अंग्रेज थे, वहाँ पर कुछ पुरुषोत्तम पुरुष जो भारतीय थे जो अंग्रेजों के अंडर काम करते थे और उनमें मानो डर ही नहीं था और वो अंग्रेजों को देख के तो आंखें बिछा देते थे और भारतीय मनुष्यों को देखकर यानी सांवले चेहरे को देखकर जैसे उनसे आंखें हटा लेते थे और अकड़ दिखाते थे। तो ये वहाँ पर इस बात का वर्णन किया है लेखक ने, ये भी उसको नज़ारा देखने को मिला था। तब अंग्रेजों ने भारत में अपना डेरा डाला हुआ था, यानी अंग्रेज भी काफ़ी सालों तक भारत पर अपनी हुकूमत चला के गए हैं जबकि भारत अंग्रेजों का गुलाम बना रहा था। तो जो अंग्रेजों के अंडर काम करते थे, एक ऐसे ही पुरुष की बात यहाँ पर लेखक ने दर्शाई है कि वो ऐसे लग रहा था कि मानो भारत भूमि को इस अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का अधिकार उसको मिला था, यानी वो अंग्रेजों के तहत काम करता था। तो भारतीयों से वो जैसे नफरत दिखा रहा था और अपने आप को बड़ा ही अकड़ में चला हुआ दिखाता था। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट है कि जैसे कहीं दूर कब्र से आवाज आ रही है, हम अपने अपने होटल के लिए चल दिए थे और रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला और दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। तो ये उस टाइम का बात है जब वो 11 बार टन टन की आवाज़ बजती है तो वो मित्र सुन के तुरंत वो चल पड़ते हैं वहाँ पर, जैसे कि सर्दी के लिए घंटा बज गया हो उस शहर के अंदर, शायद किसी को बाहर नहीं रहना है सर्दी के मौसम में। तो जैसे कि उनको लगा 11 बार जब वो घंटा बजता है टन टन की आवाज़ में, तो जैसे दूर कब्र से कोई आवाज़ आ रही थी डरावनी सी, तो वो लेखक और उसके मित्र
धीरे धीरे अपने होटल की तरफ चल दिए और अपने जो वकील मित्र थे उनके पास वो पहुंच जाते हैं। तो बाई चांस पूछ ली जाए ये पंक्ति, तो इसलिए मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं अपना अपना भाग्य कहानी से। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, तो ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे, हमारे ओवरकोट तर हो गए थे और बारिश मालूम नहीं होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी। सोचा कोट के ऊपर एक कंबल भी होता तो अच्छा होता। तो ये वहाँ नैनीताल के सर्द मौसम की बारे में एक्सप्लेन किया गया है लेखक के द्वारा, और उसके मित्र भी उसके साथ साथ चल रहे थे तालाब के किनारे, जहाँ पर वो दिन में कश्तियाँ चल रही थी। अंग्रेज वहाँ पर घूम रहे थे, एक एक दो दो अंग्रेज को वहाँ पर इधर से उधर चक्कर लगवा रहे थे कश्तियों के अंदर। तो हमारे ओवरकोट भीग गए थे, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके ओवरकोट भीग गए थे। तो इस बात से भी आप ध्यान रख सकते, ओवरकोट की बात नैनीताल कहानी के अंदर हुई है और लेखक और उसके मित्रों ने ओवरकोट पहने हुए थे। तो बारिश की बात है, बिल्कुल वहाँ पर जैसे कि स्नोफॉल होने लग जाता है या जो उसकी बूंदें गिरने लग जाती हैं, ओस होती है जब, तो ये सब वहाँ पे ठंडे मौसम का ही ज़्यादातर वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। तो हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी सी बर्फ की ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए थे। ये उस टाइम की बात है जब वो 1 बजे अपने वकील दोस्तों से विदा लेने के बाद 1 बजे जब वो बेंच पर बैठ जाते हैं, तो जैसे सर्दी का नज़ारा लेना चाहते हों, तो रात को जब 1 बजे वो बैठे थे, 1 बजे के टाइम पे ही उनको वो गरीब लड़का दिखाई दिया था जो एक काली सी सूरत लेकर उनकी तरफ 3 गज की दूरी से उनको नजर आया था, उनकी तरफ चला आ रहा था। ये उस टाइम की बात है, तो आपको इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये, तो इसको भी आपको याद रखना है कि कोहरे की बात है, ठंड की बात है, तालाब की बात है, तो ये अपना अपना भाग्य कहानी की बात है। रात के 1 बजे बैठे थे, 1 बजे ही वो लड़का उनको नजर आया था। इस बात को आप रिलेट कर सकते हैं, तभी वो लड़का पता चला था उनको, जिसके ऊपर ये कहानी बेस है। तो नेक्स्ट है हमारी, मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। उसी रात 1 बजे की बात हो रही है, फिर उस लड़के के नज़र आने की बात। तो मैंने कहा होगा कोई, तो लेखक कहता है कि क्योंकि उनको अच्छे से उसका चेहरा नज़र नहीं आया था, वो कहते होगा कोई। तो उनको दूर कोहरे की सफ़ेदी से एक हाथ दूर से एक काली सी सूरत नजर आती, उसी लड़के की, 10 वर्ष के लड़के की, जो गरीबी से मर गया था ठंड से। तो नेक्स्ट है, 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर है, नंगा सिर है और एक मैली सी कमीज लटकाए हुए है, और उसके पैर न जाने कहाँ पर पड़ रही हैं, न जाने वो कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना चाहता है, और उसके कदमों में जैसे कोई न अगला न पिछला न दाया और न बाया है। तो ये इम्पोर्टेंट है लाइन, क्योंकि उस लड़के की व्यथा को बताया गया है जो नंगे पैर चला आ रहा है और उसके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है, और वो उसको पता भी नहीं है, जैसे तो वो तो सर्दी का नज़ारा ले रहे हैं लेकिन सर्दी का उसको कोई आभास ही नहीं है। उसको तो जैसे भूख लगी थी, उस बच्चे को भूखा था वो तो उसको नज़ारा जैसे देखा उन्होंने, उसकी जैसी व्यथा नज़र आ रही थी, उसको बताया है लेखक ने कि उसको मानो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, कोई मंजिल ही नहीं है, जैसे बस ऐसे ही चला जा रहा है अपनी धुन में, कोई जैसे उसको होश नहीं था। तो आपको पता चल जाना चाहिए, 3 गज की दूरी से नजर आया था वो बच्चा उनको। तो ये लेखक की ही पंक्तियां हैं, उस बच्चे के बारे में बताया गया है, नंगा सिर नंगे पैर और चला आ रहा था। तो नेक्स्ट है, गोरे रंग का है, फिर भी उसी के बारे में है, उस लड़के के बारे में ही है। तो मैल से काला पड़ गया है और आंखें अच्छी बड़ी और रूखी हैं और माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। जब समय पे खाना नहीं मिलता है या पानी नहीं मिलता तो झुर्रियाँ आना लाजमी है, तो झुर्रियाँ आ चुकी थी छोटी सी उम्र में उस बच्चे के। तो वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे न धरती न ऊपर न चारों तरफ हुआ कोहरा, न सामने न तालाब में न बाकी दुनिया, वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। तो लेखक ने कितनी गहराई यहाँ पर प्रस्तुत की है उस बच्चे के बारे में, जैसे वो कुछ भी नहीं देख रहा था कि बाहर कोहरा है, वो तो उसका एंजॉय कर रहे थे कोहरे का, लेकिन उसके लिए तो कुछ मायने ही नहीं रखता, क्योंकि ना उसके पास कपड़े थे, वो भूखा था, तो उसके लिए वो नैनीताल का मौसम, वो सुंदरता, वो स्नोफॉल उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। तो जैसे उसके लिए वो बिल्कुल ही कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ ही नहीं थी वहाँ की जो सुंदरता या सर्दी। वो ना धरती को देख रहा, ना नीचे ना चारों तरफ, बस सीधा बढ़ता चला आ रहा था। तो नेक्स्ट है, मेरे कई
लेखक फिर उस बच्चे से वो सारी बातचीत करते हैं। तो उसके बाद ये जो पंक्ति आती हैं, जब वो अपने बारे में बताता है कि वो सारी बातें उसे पूछ चुके होते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, जो सो भाग आया वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं है, बाप भूखा रहता है, मारता था, और माँ भी भूखी रहती थी और रोती रहती थी। सो भाग आया एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था और दोनों साथ यहाँ आए थे, अब वह नहीं है। तो ये लड़का उन लेखक को और उसके मित्रों को बताता है, ये पूरी बातचीत चलती है। उस लड़के को पूछते हैं कितनी रात को तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये भी आपको पता चल जाना चाहिए कि अपना अपना भाग्य कहानी उस 10 साल के लड़के की बातचीत हो रही है। तो ये जब सारी बातचीत चल जाती है तो ये हमारी नेक्स्ट एक पंक्ति आती है। जब वो सारी बात कर चुके होते हैं, 10-10 के नोट उनकी जेब में निकलते हैं, लेकिन वो उसका मित्र उसे 10 का नोट देने से उसे मना कर देता है लेखक को। तो उसके बाद की ये बात है कि अजी ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं और बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। तो ये वकील दोस्त की पंक्तियां थी जो अपने लेखक दोस्त को मना कर देता है उसको 10 रुपये देने से। तो वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मैसरी पर सोने को झटपट चले गए। तो ये लेखक की पंक्तियां उनके वकील दोस्त की बात हो रही है कि वो एक दिन का 4 रुपये किराया देते थे होटल का। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, हृदय में जितनी दया है पास में है उतने पैसे तो नहीं है। तो लेखक और उसका दोस्त बातचीत कर रहे हैं कि हृदय में उनकी दया तो थी, उसकी मदद तो वो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास 10-10 के नोट थे। और उस जमाने की बात है कि 10 का नोट शायद 1000 के बराबर हो या 100 के बराबर हो। तो अगर वो उसको 10 दे देते तो उनका जो बजट है वो गड़बड़ा जाता, क्योंकि वो होटल में रह रहे थे और वहाँ तो बिना पैसे दिए हुए उनको कोई रख ही नहीं सकता था। तो उनका भी खाना था, उनका भी सारी मैनेजमेंट था, उसको भी उनको कंप्लीट करना था। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। तो लेखक कहता है अपने दोस्त को, ठीक है अगर यही बात है तो जाने दो, दया ही काफ़ी है इस जमाने में। तो अगर किसी के लिए कोई दया भी कर रहा है, सहानुभूति प्रकट कर रहा है, तो वो भी काफ़ी है। तो नेक्स्ट है, बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। तो ये सारी बातें सुनने के बाद फिर उसके दोस्त लेखक कहते हैं कि होटल डी पब में आ जाना कल 10 बजे। तो शायद उसको काम दिलवाने के लिए कह रहे थे। तो लड़का उसकी सारी बातें सुनने के बाद प्रेत गति से, प्रेत गति यानी कि इतनी फास्ट, जैसे कि कोई भूत होता है ना कि 1 सेकंड में वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो प्रेत गति से, बाई चांस पूछ ली जाए, पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बालक, क्योंकि बालक ही मेन इसके अंदर है, तो प्रेत गति से आगे ऐसे बढ़ गया और उस कोहरे में मिल गया। तो वो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कोई बच्चा भी गुजरा है इस रास्ते से। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलोसफी सुनाई। तो यह संसार है, तो लेखक का मित्र कहता है ये पंक्तियां कि यह संसार है, ऐसा ही चलता है इस संसार के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारी पंक्ति, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो, कुछ भी कहो अब इसको तुम, लेकिन यह संसार ऐसे ही चलता है। इसमें कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई भूख से मर जाता है, कोई ज़्यादा खाना खाने के बाद मर जाता है। तो यही व्यथा दिखाने की कोशिश की है। और ना सिर्फ ये 1931 की बात जब लेखक ने लिखी है, मुझे तो लगता है ये जो बात लेखक ने यहाँ पर मेंशन की है, ये साल दर साल चलती ही जाएगी और आगे भी चलती ही रहेगी। जब हम भी चले जाएंगे यहाँ से तो आगे भी ऐसा ही होगा। कुछ लोग अमीर है, कुछ गरीब है, तो ये सारी बातें सिर्फ परमात्मा ही समझ सकता है। तो लेखक के भी समझ की ये बात नहीं थी, तो उन्होंने भी जैसे संसार के मनुष्य होते हैं वैसा ही बिहेवियर उस बच्चे के साथ किया। तो नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, तो वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। तो ये उस समय की बात है। नेक्स्ट डे जब उन्होंने होटल डी पब में उसको बुलाया था, शायद वो कहीं और उसको काम दिलवाने की बात करते थे, शायद काम दिलवाना चाहते थे। तो लेकिन वह क्या लिखा है कि स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का, स्वर्ग के किसी काले गुलाम, क्योंकि उसकी शक्ल काली पड़ चुकी थी, शायद इसी बात के लिए उसको काले गुलाम की तरह पशु के दुलारे का वह बेटा था। तो उसको बताया है होटल डी पब में नहीं आता। ध्यान रखना, होटल डी पब से ही बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि होटल, ये अपना अपना भाग्य कहानी की होटल डी पब की बात, उस लड़के को बुलाने की बात की गई है। ऐसे जोड़ के हम देख सकते तो हमें कोई भी कहानी अच्छे से याद रह सकती है। तो नेक्स्ट पंक्तियां हैं कि मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात को एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। फिर वो जैसे मोटर में सवार होते हैं नेक्स्ट डे, तो उनको किसी
साथ वाले यानी आने जाने वालों से पता चला कि कल रात को एक पहाड़ी लड़का ठिठुर कर पेड़ के नीचे सड़क के किनारे मरा हुआ मिला है। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं जो आते जाते लोग उसको बता रहे थे। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति, गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। हल्की सी चादर यानी कि जो बर्फ गिर रही थी, स्नोफॉल होता है, वो धीरे धीरे बर्फ की सफ़ेद चादर उस पर ढक गई थी मानो जैसे। तो उसके पास एक मैली सी कमीज ही थी और वो ठिठुर चुका था और भूखा भी था। तो कैसे जिंदा बचता एक छोटा सा बच्चा रात में। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के ऊपर एक सफ़ेद ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा कि अपना अपना भाग्य। इसी पंक्ति के साथ ये हमारी कहानी भी कंप्लीट होती है। तो इस पंक्ति में कितनी दुख को और वेदना को प्रकट किया है कि मानो दुनिया की बेहयाई को ढकने के लिए, यानी किसी ने उसको समय पर भोजन नहीं दिया, तो शायद उसको कोई फ्री में भी भोजन खिला देता तो शायद उस रात वो लड़का बच जाता। तो ये तो सिर्फ शायद एक कहानी है, या सच्ची कहानी होती तो पता चल जाता हमें, लेकिन ऐसे बातें समाज दुनिया में होती हैं। अगर कोई उसको भोजन भी खिला देता तो शायद वो बच जाता। उसको प्रकृति ने ही उसके शव के लिए एक सफ़ेद ठंडा कफन, यानी सफ़ेद बर्फ का कफन। कफन कहानी हम याद रखें कि एक प्रेमचंद जी की भी बहुत बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण कहानी है कफन। और इससे आप ध्यान रखेंगे कि कफन का नाम जिक्र आया है अपना अपना भाग्य कहानी में, तो प्रकृति ने ही उसके ऊपर जैसे कफन डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारी पंक्तियाँ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। छोटी सी ही कहानी थी, थोड़ी ही इसकी पंक्तियाँ थी। तो फ्रेंड्स, इनको अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, तो क्या पता आपकी बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहले पीवाईक्यू बन चुके हैं, वो भी हम जब पीवाईक्यू कवर करेंगे तो उनमें हमारे सब हो जाएंगे। तो कोई हम 2011 से लेकर या उससे भी पहले के पीवाईक्यू हम स्टार्ट करेंगे जब हमारी कहानियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, या बीच में ही मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी अपना अपना भाग्य कहानी कंप्लीट हो चुकी है। पंक्तियाँ भी मैंने करवा दी हैं और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए हैं। तो आप इनको अच्छे से रिविजन करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट कहानी के साथ और पंक्तियों के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, कोई भी आपकी क्लास छूटे नहीं। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो पढ़ाई भी उसी लेवल की हमें करनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं जल्द हाजिर होती हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।